नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग, कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। उत्तराखंड में एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र तैयारी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा सेशन। 27 फरवरी तक लोगों से मांगे गए सुझाव, बेहतर सुझावों को किया जाएगा शामिल। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की आस, आगामी कैबिनेट बैठक में मिल सकती है प्रस्ताव को मंजूरी। 2004 से 2011 तक मिला था लाभ। उत्तराखंड में अब बच्चों के बस्तों का बोझ होगा कम, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा। सभी बोर्डों की जल्द होगी बैठक, सप्ताह में एक दिन होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। और जाखन नदी में खनन सामग्री निकासी शुरू, डीएलएम आनंद सिंह ने की शुरुआत, निर्माण कार्यों को मिलेगी गति। 15 जून तक 29 लाख टन खनिज निकासी का रखा लक्ष्य। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस का अडानी ग्रुप को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन, भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एसबीआई के बाहर धरना प्रदर्शन। तो वहीं अडानी ग्रुप को एसबीआई ने लोन दिया है और एलआईसी ने अपने पैसे इस ग्रुप की कंपनियों में लगाए हैं, जिस पर विपक्षी ने मोदी सरकार को घेरने की योजना बनाई। कांग्रेस का अडानी ग्रुप को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। एलआईसी ने अपने पैसे इस ग्रुप की कंपनियों में लगाए हैं, जिस पर विपक्षी ने मोदी सरकार को घेरने की योजना बनाई। अडानी ग्रुप को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, आज कांग्रेस का अडानी ग्रुप को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पे विभिन्न मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या कुछ इस प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, श्रुति मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य यह है कि अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप में जो एलआईसी के द्वारा और एसबीआई के द्वारा जो फंड जमा किया जा रहा है, उसको लेकर ये कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का यह स्पष्ट रूप से कहना है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है कि केंद्र सरकार को अडानी ग्रुप को बचाने की, अडानी ग्रुप पर इतना हाथ रखने की क्या आवश्यकता है। इसको लेकर कांग्रेस के द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देहरादून में भी एसबीआई के मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी पीसीसी देहरादून के प्रदेश का कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहां से वो कुछ ही देर में धरना स्थल के लिए रवाना होंगे। उसके बाद वहां पर जब एसबीआई के बाहर प्रदर्शन होगा तो वहीं कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा एलआईसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता तैयार हैं। और कई लोग तो वहां पर प्रदर्शन स्थल पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग प्रदर्शन स्थल पर, जैसे अभी करण माहरा की बात की जाए तो वो अभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ही है और वो यहाँ से कुछ ही देर में स्थल पर रवाना होंगे, प्रदर्शन स्थल के लिए रवाना होंगे। वहीं कांग्रेस का एक और बात स्पष्ट रूप से कहना है कि केंद्र सरकार लगातार अडानी ग्रुप को बचाते हुए काम कर रही है, अपनी गलती छुपा रही है। अडानी ग्रुप से उनके बहुत खास संबंध हैं, इस कारण से केंद्र सरकार को घेरने की आवश्यकता है, क्योंकि आम जन का पैसा है। एसबीआई में लगा पैसा आम जन का पैसा है, एलआईसी में लगा पैसा, एलआईसी में जो बीमा लोग कराते हैं आम आदमी कराते हैं। यदि उनका पैसा अडानी ग्रुप में जमा किया जाता, अडानी ग्रुप में जमा किया जाता है, तो अडानी अगर कभी विदेश भाग गई या पैसे लेकर वो फरार हो गए तो उस स्थिति में जनता का ही पैसा डूबेगा। इसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। जी स्फूर्ति, का तमाम जानकारी देने के लिए।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा बजट सत्र। सरकार 27 फरवरी तक मांग रही है बजट तैयारी करने के लिए सुझाव। ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए मांगे गए सुझाव, बेहतर सुझावों को किया जाएगा बजट में शामिल। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा बजट सत्र। सरकार 27 फरवरी तक मांग रही है बजट तैयार करने के लिए सुझाव। ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए मांगे गए सुझाव, बेहतर सुझावों को किया जाएगा बजट में शामिल। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, उत्तराखंड में बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ इसको लेकर मंथन किया जा रहा है? बिल्कुल, स्फूर्ति आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार अपने आगामी जो बजट है उसके लिए तमाम तैयारियों को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रही है। और सबसे पहली बात कि बजट में आम जनता का सामंजस्य बने, सुझाव उसमें शामिल किए जाएं, इसके लिए युवाओं को अलग से तरजीह दी गई है। व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड का बजट कैसा हो इसको लेकर अपना सुझाव दे सकती है। जहां पर आवश्यकता है उस बात को रख सकती है, चाहे वो औद्योगिकी के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, या रोजगार विकसित करने के क्षेत्र में हो, या फिर राजधानी के तौर पर गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है उसके तौर पर ब्रांडिंग करने की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग इकाई को उत्तराखंड में स्थापित करने की बात हो। इस पर तमाम तरीके के राज्य सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुझाव मिल भी रहे हैं। और इस बार की खास बात यह है कि जो बजट सत्र होने वाला है इसके लिए विधानसभा जो तैयारियां है वो भी शुरू हो चुकी हैं। यानी विधानसभा का जो प्रशासन है उसको जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर बात करें तो गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की है, भराड़ीसैंण विधानसभा में मार्च के दूसरे हफ्ते में इस बार का बजट सत्र आहूत किया जा सकता है। हालांकि ये फौरी तौर पर अभी इस पर तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच का सामंजस्य बना करके एक डेट फाइनल की जाएगी। और उस संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि गैरसैंण भराड़ीसैंण में इस बार का विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा। जहां तक बजट सत्र का सवाल है कि बजट को लेकर के राज्य सरकार क्या सोचती है, जनता को किस तरीके से डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से बेहतर बजट लोगों तक पहुंच सके ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके, सरकार को राजस्व अधिक से अधिक मिल सके, इसको लेकर के पूरी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राज्यसभा। To be regulated as per law and constitution, and their deliberations are effected. Now, the established practice that a direction has been imparted to frustrate functioning of the House, to put it in disorder, is certainly beyond the expectation of the people. We are not honoring their aspirations. We are not acting in accordance with what we are expected to do. Honorable members, I appeal to you in the name of democracy and constitution to transact business of the day. One second, please take your seat. Take your seat. Honorable members are fully aware more than I am, having been distinguished members of this House for long, that the days we have lost, there was an opportunity in every day to raise the issue the House seeks to raise, to generate optical impressions. We cannot allow rules to be derailed. One second. Honorable members, kindly reflect deeply that the time we have lost on earlier days, each of the days could have been utilized
to raise the issues which is close to your heart, which you think is in public interest. The fact that we choose a forum meant for deliberation, for extraneous purposes, it is not appropriate. I urge the House to be in order and take up the listed business. It is time for us, and I appeal to you, it is time for us to think what the common man is thinking. We are utilizing huge funds. One second. The House is not in order. This is an outrage of the rules. This is outrage of expectations. The House is not being allowed to run. This is most unfortunate. The House is urgent to meet at 2 p.m. उत्तराखंड के वित्त एवं संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। बजट तैयारी करने के लिए 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। राज्य के विकास से जुड़े बेहतर सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य को भाजपा की डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। केंद्रीय बजट में उत्तराखंड का भी ध्यान रखा गया है। बजट में किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड को विशेष लाभ मिलेगा। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 25% बढ़ गया है। गत वर्ष केंद्रीय करों में राज्य का अंश लगभग 9,130 करोड़ था, जो अब लगभग 11,428 करोड़ हो जाएगा। राज्य को 50 वर्ष के लिए दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने बजट पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसमें ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा बजट को लेकर कारोबारियों, उद्यमियों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद कर सुझाव लिए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से होते हुए देश के विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए कश्मीर में समाप्त हो गई, जिसके बाद से देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पदाधिकारियों और लोगों को सम्मानित किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महारा द्वारा पदाधिकारियों और लोगों को सम्मानित कर तंज कसते हुए कहा कि पटाखा देना, गुलदस्ता देना ये सम्मान का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो लोग गए, उनके साथ जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन्हें भी अच्छा तभी लगेगा जब कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देकर उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करती है। अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे उत्तराखंड से 7 लोग भारत यात्री के रूप में चयनित हुए। केवल 197 लोग थे, जिसमें से 7 लोगों की बड़ी संख्या है हमारे उत्तराखंड से थी, और वो वहाँ भी हर यूनिट में टॉप पे थे। तो आज उनको हम यहाँ सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। उनके अनुभवों को हम आपके साथ और खुद के साथ भी साझा करना चाहेंगे। उनके जो अनुभव है इस यात्रा को लेके, जो वहाँ से सीख के आए हैं, क्या उद्देश्य था, उसको भी वो लोग स्पष्ट करेंगे। देखिए, पटका देना, गुलदस्ता देना, ये सम्मान का पक्ष हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी के साथ लंबे समय तक जो लोग गए, अच्छा तब लगेगा हमको जब उनको कांग्रेस टिकट देकर नवाजे। असली सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में उनको टिकट दें, उनको चुनाव लड़ाएं तो कहलाएगा। ये तो लॉलीपॉप देने का काम वो कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ जल्द ही मिल सकता है। दरअसल 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने राज्य की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया था और 2004 से 2011 तक राज्य की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ भी मिला, लेकिन 2011 में ये प्रक्रिया बंद हो गई। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आस है कि जल्द ही आगामी कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलन कार्यों की सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसे लेकर राज्य आंदोलनकारी आश्वस्त है और सरकार से जल्द ही इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लेने की बात कर रहे हैं।
लंबे समय से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के जो 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला लंबित चल रहा था। पहले राजभवन में अटका रहा, उसके बाद राजभवन से माननीय मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा तो उनके द्वारा वापस आया, और उसके बाद जब लगातार हम लोग संघर्षरत रहे तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने एक उप समिति का गठन किया, और जिसके की अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी, सौरभ बोगड़ा जी। और कल विधानसभा में जिस प्रकार से जो सकारात्मक एक बैठक हुई है, उस बैठक के बाद राज्य आंदोलनकारियों ने भी अपनी बात पहले से उनके पास रख चुके थे, और उन्होंने कल जो हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उसमें सकारात्मक दृष्टि से जो है उन्होंने एक प्रस्ताव बना के 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए कैबिनेट के लिए जो है प्रस्ताव तैयार करके सरकार के अनुमोदन के लिए भी। उत्तराखंड में एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा गरमाने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास किया, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, यही वजह है कि हरीश रावत बिना मुद्दे के ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सरकार पहले ही कर चुकी है कि उत्तराखंड में इस बार बजट गैरसैंण में होगा। ऐसे में हरीश रावत का मौन व्रत करना बेबुनियादी है। सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष बजट सत्र जो है गैरसैंण में होगा। अब क्योंकि जब राजनीतिक विषय बचते नहीं है तो हरीश रावत जी इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा। गैरसैंण को ग्रीष्म राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनी है, और गैरसैंण का समृद्ध विकास ये हमारे लक्ष्य में है। उत्तराखंड में अब बच्चों के बस्तों का बोझ कम होने वाला है, जिसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में जितने भी बोर्ड हैं उनके साथ जल्द ही बैठक की जाएगी और उनसे बात की जाएगी कि किस तरीके से बच्चों के बस्तों का बोझ कम किया जाए, क्योंकि बस्तों के बोझ में बच्चे दबते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण अब हमारे प्रदेश में महीने में एक दिन बस्ता फ्री डे रखा गया है। उस दिन स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, एनसीसी के कार्यक्रम होंगे। एनसीसी के कार्यक्रम यानी कि उस दिन बच्चे बिना बस्ते के ही स्कूल आएंगे। कि अभी हम जितने भी बोर्ड हमारे राज्य में हैं उन सब के साथ एक मैं मीटिंग कर रहा हूं, और ये तय कर रहे हैं उसमें कि बच्चों का बस्तों का बोझ बहुत हो गया है। और वैसे तो हमने भी निर्णय कर दिया कि एक महीने में एक दिन जो है बिना बस्ते का बस्ता फ्री डे होगा। बच्चे जो है जाएंगे, वो दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, एनएसएस के कार्यक्रम होंगे, एनसीसी के होंगे, वहाँ पे ब्लड डोनेशन के जो भी सामाजिक काम है उस दिन वो किए जाएंगे। और जो छोटे बच्चे हमारे उन बच्चों का बस्ते का बोझ बहुत हो गया है, तो जल्दी हम इस पर एक बैठक कर रहे हैं और इसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता निकाला जाए। जोशीमठ से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन न्याय पंचायत मौजूद है, और ये तपोवन न्याय पंचायत काफी बड़ी और घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। बड़ी बात तो ये है कि इसी तपोवन न्याय पंचायत में भगवान गौरी शंकर जी का मंदिर भी विद्यमान है, और साथ ही साथ तप्त कुंड भी मौजूद है। बता दें कि भगवान गौरी शंकर जी के मंदिर में आए दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। अगर हम बात करना चाहे तो गौरी शंकर मंदिर के समीप तप्त कुंड भी मौजूद है, जिस तप्त कुंड में आए दिन स्नान करने वालों की लंबी कतारें लगी रहती है। गौरी शंकर मंदिर तक जाने के लिए जो मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क पर विगत 2 वर्ष पहले जबरदस्त भूस्खलन हो गया था, जिस कारण से मंदिर तक जाने का मुख्य सड़क पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे तपोवन न्याय पंचायत के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। देखिए, यहाँ पर हमारे घर के कुछ ही दूरी पर यहाँ पर गौरी शंकर का मंदिर है, जो कि काफ़ी पुराना है, और वहाँ पर मतलब हमारी पूजा अर्चना हमारे गांव वालों की सब वहाँ पे होती है, और का तीर्थ स्थल से भी वो काफ़ी पुराना मंदिर है, और वहाँ पे आने जाने का एकमात्र रास्ता है, जो कि मतलब काफ़ी समय से 3 सालों से लगभग वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और एनटीपीसी ने भी वहाँ पे उस रास्ते को बनाने का मतलब हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उस पे वो मतलब कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जोशीमठ से 16 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन न्याय पंचायत में। जिस तपोवन न्याय पंचायत की अगर बात करना चाहें तो तपोवन न्याय पंचायत काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है।
बड़ी बात तो यह भी है कि इसी तपोवन न्याय पंचायत में भगवान गौरी शंकर जी का प्राचीन मंदिर भी विद्यमान है। और बड़ी बात तो यह भी है कि इसी तपोवन के गौरी शंकर मंदिर तक जाने वाला जो मुख्य सड़क हुआ करता था, वो मुख्य सड़क विगत 2 वर्षों से ऐसे ही बाधित पड़ा हुआ है, जिस कारण तपोवन के स्थानीय लोगों को यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं, ये तस्वीरें देख सकते हैं, ताजी तस्वीरें हैं सामने, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। करीबन 2 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस सड़क की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिस कारण आज भी यहाँ तपोवन के लोग से लेकर के तीर्थ यात्री ऐसे ही इस खतरनाक रास्ते से यहाँ पर आवाजाही करते रहते हैं। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ नवीन सिंह। डोईवाला क्षेत्र के रानी पोखरी की जाखन नदी में विधिवत खनन सामग्री निकासी का कार्य शुरू हो गया है। खनन विभाग के डीएलएम आन सिंह कांदली ने खनन निकास की शुरुआत कराई। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी खनन शुरू होने से अब सरकारी दर पर लोगों को जहां खनन सामग्री मिल सकेगी, तो वहीं निर्माण कार्य को भी गति मिलेगी। वहीं लोगों को बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध खनन सामग्री होगी। डीएलएम आन सिंह कांदली ने कहा कि 15 जून तक खनन कार्य होगा, जिसमें 29 लाख टन खनिज निकासी का लक्ष्य रखा गया है। जाखन एक नदी है हमारी 99.95 हेक्टेयर की, और ये लंबे समय बाद आज इसको खोला जा रहा है और लगभग 15 जून तक ही चलेगा। अभी इसमें टाइम है, 4 महीने हैं, तो इसमें लेबर हमारे पास है, ट्रैक्टर ट्रॉली का हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और जैसे ही आज इसका उद्घाटन होता है फिर कल आज से ही हम लोग इसका खनन सामग्री का निकालने का चुगान का काम। क्या रेट रहने वाले इस समय खनन सामग्री? रेट थोड़ा काफ़ी कम हो गया है, पहले रेट थोड़ा सा ज़्यादा थे, अब शासन स्तर पे इसका थोड़ा सा अच्छा सा एक्सरसाइज हुई तो रेट काफ़ी कम हो गए। जो बेस प्राइस हमारी लगभग 14 रुपये 60 पैसे के लगभग है। उत्तरकाशी जनपद के गंगा घाटी क्षेत्र में पिछले 1.5 माह से हो रही अघोषित बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करने के लिए सुबह और शाम विद्युत आपूर्ति का होना अति आवश्यक होता है। अब परीक्षाएं निकट है, ऐसे में पढ़ने वाले छात्र छात्रा भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इस बारे में जब यूपीसीएल के जिम्मेदारी अधिकारियों से पूछा जाता है तो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। जल विद्युत निगम को पूछो तो जल विद्युत निगम के अधिकारियों ने जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जल विद्युत निगम के जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जल विद्युत निगम के ट्रांसफार्मर में खराबी के आने से पिछले 1.5 माह से बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। देहरादून आरआईएमसी में बच्चे के एडमिशन में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने मालविका मित्र को वेस्ट बंगाल के अरेस्ट किया है और थाना कैंट में आरआईएमसी के अधिकारी संदीप शंकर ने एक तहरीर दी थी। तहरीर में महिला ने अपने बच्चे के 8वीं क्लास के एडमिशन के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया, जिसकी जांच करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद महिला को अरेस्ट कर लिया गया। इसमें थाना कैंट पर आरआईएमसी द्वारा एक कंप्लेंट दी गई, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि एक छात्र जिसका कि कक्षा 8 में एडमिशन हुआ था, उसके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के दौरान ये चीज़ पता चली है कि 2 बार फॉर्म्स भराए गए हैं और दोनों बार अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट उसमें लगाए गए हैं। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें जो छात्र की माँ है उसके अगेंस्ट जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसकी अरेस्टिंग की गई है। मंगलवार से 3 दिन की हड़ताल पर राशन विक्रेता 7 फरवरी से 3 दिन की हड़ताल करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राशन विक्रेताओं की हड़ताल होगी। मुफ्त राशन के लिए लाभांश तय न होने से नाराज है राशन विक्रेता और टिहरी में राशन विक्रेता नहीं रहेंगे हड़ताल पर। देहरादून में कोऑपरेटिव बैंक में ऋण के नाम पर गबन करने वाले पूर्व मैनेजर नरेंद्र शर्मा के साथ 2 अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर मुखराम प्रसाद ने कोतवाली में एक तहरीर दी है।
तहरीर के मुताबिक पूर्व मैनेजर ने फर्जी एड्रेस पर 17 लोगों को लोन दिलवाया, जिसकी विभागीय जांच के बाद पूर्व मैनेजर को निलंबित कर अब मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर जांच की जा रही है। देखिए, थाना कोतवाली में एक कंप्लेंट आई थी जिसमें कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा ये कंप्लेंट दी गई कि पूर्व मैनेजर और उनके दो लोगों ने मिलकर के कुल 17 लोगों के नाम पर ऋण पास कराए और उसके बाद जब वो एनपीए हुए उनकी जांच में पता चला है कि वो जो ऋण है वो गलत नाम पते पर जो है पास कराए गए हैं और इस तरीके से लगभग 47 लाख का जो है गबन किया गया है। इसके बाद जब उनके द्वारा जांच की गई, जांच के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान E20 पेट्रोल की शुरुआत भी होगी, जो कि 20% एथनॉल से मिलकर बनता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर कुकिंग सिस्टम को भी पेश करेंगे। एनर्जी वीक 6 से 8 फरवरी तक चलेगा।